कि मॉडर्न इंसान का मसला ये है कि वो डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो गया। कहते हैं कि a man cannot not worship. बट उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि द मोर सेल्फ अवेयरनेस यू गेन द मोर यू रियलाइज़ के आप जो भी काम कर रहे हैं, इज़ इट बिकॉज के आपको वो सही लग रहा है, इज़ इट बिकॉज ऑफ सम मॉरल क्राइटेरिया, और इज़ इट बिकॉज कि आपकी अपनी कोई नीड है जो आपको प्रेशराइज कर रही है। प्राइमरी पर्पस ये होता है कि जो पेन आप अंदर फील कर रहे हैं उसको आप नम कर रहे हैं। और हाउ और वाई में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि अक्सर लोग यहाँ पे ये मिस्टेक भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि व्हाट इज़ दिस रियलिटी, व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स इज़ अबाउट, मैं क्या कर रहा हूँ इस यूनिवर्स में। ख़ासतौर पर अगर आपकी लाइफ में मुख्तलिफ जो एक्सपीरियंसेस हैं दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो कैन यू रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर 1 year old। बट ऑफन टाइम ये प्रोसेस स्टक हो जाता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंस, और वो उस पेनफुल एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट करने के बजाय आपने सप्रेस कर दिया। यहाँ पे जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, इसका ताल्लुक एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम है बल्कि अपनी इनर सेल्फ को, अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने की हम बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू आर विच आर एक्सट्रीमली मिस्टीरियस, एंड साइंस अभी तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेचर है दैट हेल्प्स यू कनेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट। ये कि सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। तो लगता है कि यहाँ पे आपने दरिया को कूद में बंद करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, ट्रांसफॉर्म विद की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर जावेद, और पिछली कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि इंसानों की क्या क्या नीड्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है, और फिर इनकी असेसमेंट करना और देखना कि कहाँ पे कमी आ रही है ताकि उस हिसाब से इंसान ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो लास्ट सेशन में हमने इमोशनल नीड्स को कवर किया था। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल नीड्स की। तो वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, तो शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें। अच्छा, तो पहली जो आपकी स्पिरिचुअल नीड है दैट इज़ टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंगली मुख्तलिफ जो एथिस्ट किस्म के साइकोलॉजिस्ट हैं ना, उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया है। अच्छा। मिसाल के तौर पे फ्रॉइड बहुत कट्टर किस्म का एथिस्ट था, उसके बावजूद उसने उसकी किताब फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। अच्छा। तो उस किताब में वो कह रहा है कि इस वक्त जो साइकोलॉजिकल स्टेट है इंसान की, तो उसके अंदर विदाउट अ कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिवाइन वो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब यू माइट स्टार्ट लूजिंग योर माइंड, अदरवाइज आप जो है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो आपको समझ में नहीं आता, क्यों पैदा हुए, क्या किसने पैदा किया है। तो वो सारे जो फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनका फिर आप जवाब जो है वो नहीं दे सकते। मोरालिटी का कॉन्सेप्ट एवेपोरेट हो जाता है बिल्कुल विदाउट अ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, देयर इज समबडी हु इज़ अप देयर। तो वो फ्रॉइड ने इसको एक्नॉलेज किया है। युंग तो बहुत ज़ोर और शोर से उसने एक्नॉलेज किया कि मॉडर्न इंसान का मसला ये है कि वो डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो गया, और उसकी वजह से उसके अंदर एक वैक्यूम है, और वैक्यूम के नतीजे में सार्ट्रे ने इस पर बात की है। नीचे वॉज बिट क्रिटिकल। हाँ, नीचे ने इस पर बात नहीं की। मोर रिसेंटली आयन मैकगिलक्रिस्ट को अगर आप पढ़ें तो वो इंटरेस्टिंगली मैं उसकी पॉडकास्ट कह रहा था, जो होस्ट था उसकी पॉडकास्ट का, ही वाज लाइक कि इंटरेस्टिंगली योर बुक्स आर फेमस अमंग द रिलीजियस सेगमेंट्स एंड ऑल्सो अमंग द एथिस्ट, इंटरेस्टिंगली। एंड ही कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली कहता है कि इस वक्त इंसान जिस स्टेट में है उसको डिवाइन की जो है वो ज़रूरत है। एंड व्हाट हैपन्स के अदरवाइज फिर आपकी लाइफ ना सर्कल में घूमना शुरू होती है। मतलब यू आर ओनली कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज आप फिर किसी हायर ट्रांसेंडेंटल आइडिया से अटैच होने के बजाय आप उन्हीं चीज़ पर से अटैच हो जाते हैं जो आपके आसपास है। मतलब आप इंसान ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं, और वो क्रिएशन अगर लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा देखने में इम्प्रेसिव किस्म की है, अब एलॉन मस्क का जो रॉकेट वापस आया है, तो लोग जो है वो तो इस तरह की भी चीज़ों को फिर आप वो करने लगते हैं। तो टेक्नोपोली मिसाल के तौर पे एक किताब है नील पोस्टमैन की, तो उसने लिटरली उसमें कहा है कि टेक्नोलॉजी को अब मॉडर्न इंसान ने वर्शिप करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आप वो एक डिवाइन कॉन्सेप्ट निकालते हैं अपने जहन से, तो देयर इज समथिंग एल्स दैट इज इमीडिएटली रिप्लेसिंग इट। कोई लीडर होगा, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मिसाल के तौर पे हो सकती है, और इट कुड बी समथिंग एल्स। ठीक है, और पैसा हो सकता है ऑफ कोर्स। तो जो वैक्यूम है ना वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। वाई? बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ उसकी अपनी एग्जिस्टेंस की सेंस समझ में नहीं आ रही उसको
लाइफ का मकसद समझ में नहीं आ रहा, सही गलत का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो एवरीथिंग बिकम्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक अदरवाइज। और वो ऑफर टाइम ऐसा भी होता है कि आप इतने ज़्यादा क्राइसिस में होते हैं कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कि देयर इज समबडी हु कैन एक्चुअली इंटरवीन एंड हेल्प यू, आप उसमें फिर दैट इज़ वाई वो मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक मेंशन किया था कि एथीज़म इज अ सुसाइड प्रॉब्लम, बिकॉज वो फिर वो इतना ज़्यादा हॉन्टिंग हो जाता है लोगों के लिए, दे आर नॉट एबल टू। तो ह्यूमन बीइंग हैज़ दिस फंडामेंटल नेसेसिटी। इकबाल का एक शेर है ना जिसका कुछ मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहे, बट इट्स गो समथिंग लाइक कि अगर इंसान एक खुदा का कॉन्सेप्ट माइनस करता है तो वो बहुत सारे खुदा उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो देयर विल बी समबडी, या तो आप अपनी सेल्फ की की इबादत शुरू कर देंगे, वो कहते हैं कि a man cannot not worship। हाँ, cannot not worship, हाँ, तो you will be worshipping somebody। तो that is why it is important to have this idea of some entity जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो ये एक इंसान की एक बहुत वाइटल ठीक है। स्पिरिचुअल नीड है। सो इसको अगर असेस करना एक बंदे ने कि वेयर डू आई स्टैंड व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग विद द डिवाइन, तो क्या उसके पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसको वो असेस करे? तो वो तो उसमें हर सूरह इखलास को रेफर करना पड़ेगा हमें। तो अदरवाइज जो सेक्युलर या जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास तो इस किस्म कोई क्राइटेरिया नहीं है ऑब्वियसली, वो तो कोई लोगों पे छोड़ देते हैं भाई जो भी आपको समझ में आ रहा है आप कर लें उसको, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर हम रिलीजन्स की बात करें देन ऑब्वियसली वी कैन हैव वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो इस्लाम बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि अगर अपने गॉड को डिफाइन करना है तो वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, राइट। और इन एब्सेंस ऑफ रिलीजन पर आपके पास कोई दूसरी कोई चीज़ बचती नहीं है फिर अल्टीमेटली। क्रिश्चियनिटी का ऑब्वियसली अपना एक कॉन्सेप्ट है एंड इस्लाम ऑलरेडी हैज़, तो कुछ ना कुछ फिर आपको रिलीजियस एंगल से उसको देखना पड़ेगा अल्टीमेटली, राइट। सो नहीं तो एक मरहला तो है कि खुदा को पहचानना और फिर उससे कनेक्शन को डेवलप करना, और उसके लिए ज़ाहिर रिलीजन आपको गाइडलाइंस दे सकता है। तो मेरे ख्याल में हर बंदा असेस कर सकता है कि उस गाइडलाइंस में कहाँ तक वो स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, अच्छा इंटरेस्टिंगली इमाम गज़ाली ने आई थिंक एक दफ़ा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम शायद फर्स्ट सेशन कर रहे थे तो इमाम गज़ाली वाज लाइक के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड। क्योंकि जब आप अपने अंदर झांक के देखते हैं ना देन यू रियलाइज़ के कितनी शॉर्टकमिंग्स हैं आपके अंदर दैट कैन नॉट बी, जिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली सल्वेशन के लिए यू नीड सम हायर अथॉरिटी जो आपके मामला को संभाले। तो दैट मेक्स इट अ वेरी फंडामेंटल नेसेसिटी इन दिस सेंस। ठीक है। सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट वन? या सो नेक्स्ट वन हमारी है टू हैव अ सेंस ऑफ मोरालिटी एंड अ क्लियर कंसाइंस। हाँ, तो अब ये जो इंसान के अंदर जो मोरालिटी का जो तस्वर है वो भी इज़ क्वाइट इनेट। जैसे ख़ास तौर पर जब आप बड़े होते हैं तो इन द बिगिनिंग तो मे बी शायद यू आर मोर कंसर्न अबाउट योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, बट यू आर जैसे आपकी प्यूबर्टी से आपने क्रॉस किया और इवेंचुअली यू आर लाइक गोइंग बियॉन्ड टीनेज, तो इवेंचुअली यू बिगिन टू डेवलप कि हाँ भाई देयर इज़ समथिंग नोन एज सही एंड गलत। तो और इफ़ यू नॉट कंसर्न अबाउट इट तो फिर आपको गिल्ट फीलिंग होती है। अच्छा, ऑफन टाइम दिस इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय कि लोग क्या कहेंगे और सोसाइटी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, बट एक पॉइंट आता है व्हेन यू इवन ट्रांसेंड दैट लेवल और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को भी फिर आप इवेलुएट करना शुरू कर देते हैं कि यार जो कल्चरल नॉर्म्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर मैं सही औरत का फैसला कर रहा था, आर दे करेक्ट और नॉट। And often time I think this happens when you cross your 40s. 40 से पहले तक I think Jung वगैरह ने लिखा है इसके ऊपर कि you're more concerned about how to fit in the society और society के standards को ही आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, but once you cross 40 तो you begin to see कि society के standards और cultural standards are also not, उसमें भी कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं और फिर आप उनको फिर चैलेंज करते हैं। तो वी हैव दिस इंटुइटिव मॉरल इंट्यूशन की टर्म यूज़ की है मुख्तलिफ ऑथर्स ने। मिसाल के तौर पे जोनाथन हेडिट करके एक सोशल साइकोलॉजिस्ट और मोरालिटी पर उन्होंने काम किया, तो ही से कि वी हैव दिस इंटुइटिव सेंस विच इज़ डिफरेंट फ्राम आवर रीज़न और जो रैशनल जो थिंकिंग चल रही होती है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्राम आवर इमोशंस, डिफरेंट फ्राम आवर एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स, मतलब कि लोगों के क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में।
तो लोग क्या कहेंगे वाले कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जाके भी हम एक इंटुइटिव हमारे अंदर सेंस आ रही होती है, डिस्पाइट द फैक्ट पीपल आर रिजेक्टिंग वट एवर वी आर डूइंग, बट स्टिल इफ यू हैव द सेंस देन वी माइट वांट टू डू इट. And I think Surah Shams में verse number 8 is pointing toward the same thing कि we have this internal sense. एक guiding compass है, अगर जब गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यार something is not okay. और वो इतना ज़्यादा sometime आपको internally आप disturb होते हैं कि eventually you have to correct yourself. और sometime आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी सेक्रीफाइसेस भी देख जो जॉब छोड़ दी बिकॉज दे वर डूइंग समथिंग विच वाज नॉट ओके फ्रॉम हराम हलाल पॉइंट ऑफ व्यू. बैंक में जॉब कर रहे थे मिसाल के तौर पर, दे लेफ्ट एंड दे वर लाइक यार वी डोंट वांट टू फीड आवर फैमिली लाइक दिस. सम टाइम एक ही दिन के अंदर भी लोग फैसला कर रहे होते हैं. तो जो गिल्ट फीलिंग आती है ना आपके अंदर, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिवेटर एंड इनहिबिटर. बट ऑफन टाइम अगर आप डेस्परेट हैं, आपकी कोई फिजियोलॉजिकल नीड है या इमोशनल नीड है वो मीट नहीं हो पा रही, और आपका सेंस ऑफ जस्टिस हैज़ बिन शैटर्ड. वाई? बिकॉज आपने किसी ने आपके साथ जुल्म किया है, और आप जो हैं वो सप्रेस भी कर रहे हैं उन सारी इमोशंस. तो ऑफन टाइम दिस हैपेंस कि यू माइट नॉट बी एबल टू लिसन टू योर मॉरल इंट्यूशन, और यू माइट बी मोर ड्रिवन बाय प्रिजर्विंग योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. तो eventually what happens कि आपकी जो दूसरी नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं होती हैं, और एक और गिल्ट का एक और बर्डन आपके ऊपर ऐड होना शुरू हो जाता है, विच इवन मेक थिंग्स वर्स eventually. तो फ्रॉम दैट एंगल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो इसको डेवलप करें. अगर डेवलप और अगर हो गया तो देन यू शुड ऑफ कोर्स फॉलो इट. ठीक है. इसमें एक चीज़ ये सवाल दिमाग में आता है कि जैसे जब इमोशंस की हम बात कर रहे थे या कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग क्योंकि डिसोसिएटेड होते हैं और इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं, तो एक वक्त आता है कि दे डोंट इवन रिकग्नाइज कैसा कुछ फील तो करें लेकिन एग्जैक्टली क्या पता नहीं क्या एग्जैक्टली. तो हो सकता है इस तरह इंसान अपने जो इंट्यूटिव पार्ट है उसको भी इतना इग्नोर करता चला गया कि उससे डिस्कनेक्ट हो गया. तो इस वाले से अगर ऐसा कोई मामला है तो इंसान किस तरह से उस चीज़ को रीडेवलप कर सकता है, इनहेंस कर सकता है? हाँ, तो इसमें जो मॉरल एजेंसी का एक कॉन्सेप्ट है, मीन्स के जिस माहौल में आप हैं कि डज इट अलाउ यू टू एक्सरसाइज द मॉरल एजेंसी और नॉट. कॉर्पोरेट सेटिंग मिसाल के तौर पे, कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट डज नॉट अलाउ यू टू यूज़ योर मॉरल सेंस. योर फोकस इज ऑन गेटिंग द जॉब डन, जो भी आपको असाइन किया है. फॉलो द SOPs एग्जैक्टली. मतलब मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ कि इमेजिन करें एक सेल्समैन है, वो पेप्सी या किसी दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, उसके लिए वो उसको ही इज़ अ सेल मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर, या टोबैको कोई कंपनी है. अब उसको पता चल रहा है, नज़र आ रहा है कि हाँ भाई देयर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट. तो क्या वो बैठ के सवाल पूछ सकता है कि अच्छा ये सॉफ्ट ड्रिंक लोग पियेंगे तो इससे लोगों को अर्थराइटिस होगा और उससे इन्फ्लेमेशन होगी उनकी बॉडी में, उनकी ओबेसिटी में इजाफा होगा वगैरह वगैरह. ठीक है, तो अगर वो सवाल उठाना शुरू कर दे तो मतलब ही माइट स्टार्ट, मतलब उसका बॉस से पूछेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हें जॉब करनी कि नहीं करनी अपनी. ठीक है, तो वो व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ सिस्टम, तो फिर सिस्टम के रूल्स को फिर आपको फॉलो करना पड़ता है. अगर सिस्टम के रूल इत्तेफाक से अगर वो मोरालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपकी डायरेक्शन भी हो जाती है. लेकिन अगर वो नहीं है और द पर्पस इज जस्ट टू मेक मनी फॉर एग्जांपल, और बहुत सारी कंपनीज अनफॉर्चुनेटली आर देयर जस्ट टू मेक मनी रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द सोसाइटी, तो फिर इन दैट केस और आप एम्प्लॉयड हैं, तो वंस यू आर एम्प्लॉयड तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन कि आप उस आवाज़ को दबा दें और चुपचाप अपना काम करें. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नौकरी छोड़ दें अगर वो आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है. तो बिकॉज एक एम्प्लॉय के लिए कंपनी खास तौर पे अगर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपनी डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज नहीं करने वाली. लेकिन ठीक है भाई, आप चले जाएं, पर हम किसी दूसरे बंदे को हायर कर लेते हैं. अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ था कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, तो आई सोल्ड अ टेबल टू समवन, टेबल टेनिस जो खेलने के लिए होती है. अच्छा, तो वो इत्तेफाक से जब बंदा ख़रीदने आया था वो काफ़ी लेट आया शाम के टाइम पे. तो अब जिस सोसाइटी में रहता हूँ उनका रूल है कि आपने अगर सामान मूव आउट करना है या मूव इन करना है, यू हैव टू हैव अ गेट पास. ठीक है ना. तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई बंदा बहुत दूर से है, वो बेचारा काफ़ी दूर से है, प्लीज़ अलाउ हिम टू. तो उसने कहा नहीं सॉरी सर, हमारी पॉलिसी नहीं है क्योंकि ऑफिस तो बंद हो गया शाम में, तो अब गेट पास बन नहीं सकता.
तो मैंने उनसे कहा ठीक है, लेकिन इसका कोई मकसद होगा ना आपके रूल का, क्यों ये रूल है? बेसिकली वो कह रहा है भाई क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, चोरियाँ हो रही हैं। मैंने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ओनर हूँ, आई लिव हियर, दिस इज़ माई होम, और मेरे सामने एक कस्टमर खड़ा हुआ है, तो उसमें चोरी का एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है? तो कह रहे हो सर आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ वी हैव टू फॉलो, हाँ वी हैव टू फॉलो द पॉलिसी सिस्टम। तो ये अनफॉर्चुनेट अच्छी टॉक है इस पे, क्या नाम है उसका, एक किताब है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, उसके ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, श्वार्ट्ज करके कुछ नाम, बैरी श्वार्ट्ज। तो उसने टेड टॉक दी इसी मसले पे भी कि समटाइम रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो एम्प्लॉई है ना जो इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको भी पता होता है कि हाँ भी इसकी कोई सेंस नहीं है, और ये स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट करने ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, बट वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो उसमें बड़ा क्रिटिकल उसने एक पर्सपेक्टिव लिया कि अमेरिकन सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना वो अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का शिकार है। बहुत क्रिटिकल उसने उसमें बात की, बहुत सारे मसले मसाइल इस वजह से आ रहे होते हैं बिकॉज हम लोगों की जो मॉरल इंट्यूशन है उस पर ट्रस्ट नहीं करते। इंटरेस्टिंगली जो वेस्टर्न माशरे जहाँ से लिबरलिज्म या फ्रीडम वहीं से ज़्यादा रेगुलेशन एग्जैक्टली हाँ, तो वो तो पोस्ट मॉडर्निज्म का सारा डिस्कोर्स बेसिकली उसी के काउंटर में है ना, कि वो जो इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस और वो स्ट्रिक्टनेस और लॉज वगैरह वगैरह उन्होंने पूरी तरह ज़्यादा स्ट्रक्चर कर दिया था माशरे को कि लोग सफोकेट होने लगे। फिर वहाँ से एक रिएक्शन आया कि भाई कि दैट इज़ नोन एज पोस्ट मॉडर्निज्म, और उसने भी फिर अनफॉर्चुनेटली एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का एक अप्रोच उसने अडॉप्ट कर लिया, एंड दैट इज़ गोइंग इन द मतलब स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है ना इंसान का, तो उन्होंने कहा स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है। और जो एनीथिंग दैट एंडोर्स स्ट्रक्चर, मतलब कि रिलीजन एंडोर्स कर रहा है किसी हद तक स्ट्रक्चर को, ट्रेडिशन एंडोर्स कर रहा है, तो जो चीज़ भी एंडोर्स कर रही है किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड हैज़ बीन स्क्रैप्ड। तो आई मीन देयर इज़ नो हायरार्की इन दैट कॉन्सेप्ट। पोस्ट मॉडर्निज्म ने किसी भी हायरार्की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेक्रेड ट्रेडिशन रिलीजन तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो एवरीथिंग एट द सेम लेवल। ठीक है, तो मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को हम सेक्रेड कंसिडर करते हैं ना, और अगर उनके खिलाफ कोई बात करें तो रिलीजियस आदमी जो है वो सेंटिमेंटल हो जाता है। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दिस इज़ एब्सोल्युटली मतलब थिंग ऑफ द पास्ट, और उसको हमने ख़त्म करना है, और वो बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकली देखते हैं, इतना क्रिटिकली देखते हैं कि दे आर मतलब उनमें जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो दे इवन वांट such mindset to be completely destroyed from the society, मतलब बीमारी के तौर पे देखते हैं अकॉर्डिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो मोरालिटी को उन्होंने कर दिया है कि आपकी जो भी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग है, जो आपको अच्छा लग रहा है, बस वो मोरालिटी है। इमोटिविज्म, ये एलिस डायर मैकइंटायर फ़लसफ़ी है, तो उसने एक टर्म यूज़ किया इमोटिविज्म, कि यू फील गुड अबाउट समथिंग तो यू स्टार्ट डूइंग इट। चलो जी, अब हर बंदे की अलग अलग मोरालिटी आ गई। तो नो मोरालिटी, अब वो जो इंस्टिंक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मोरालिटी इज़ नाउ सबसर्विएंट टू योर इंस्टिंक्चुअल साइड। इंस्टिंक्चुअल साइड हैज़ टू एंडोर्स इट। ठीक है, तो आपके ना डिफेंस, ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, ना लीडरशिप साइड, हालांकि इट्स अ फंक्शन ऑफ योर मॉरल लीडरशिप जो उसमें टेबल को अगर आप रेफर करें, तो सबसे ऊपर वाली जो साइड थी आपकी, तो वो दैट वाज सपोज टू टेल यू कि व्हाट इज़ मॉरल, व्हाट इज़ नॉट मॉरल। तो उन्होंने उठा के उसको नीचे लेकर आ गए सबसे, मतलब जिसको कुरान कह रहे हैं नफ्स से हमारा, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यू दैट हैज़ द कैपेसिटी टू कमिट सिन। तो और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है अकॉर्डिंग टू देम नफ्स से हमारा विल डिसाइड व्हाट इज़ मोरालिटी। तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। राइट, सो आपकी बात को अगर मैं आपका खुलासा करूँ, तो अगर इंसान को अपनी सेंस ऑफ मोरालिटी को डेवलप करना है या सोलस इंट्यूशन से कनेक्ट करना, तो पहले तो उस एनवायरनमेंट को पिक करे जहाँ पे करना आसान हो। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या दीगर जगहों पे मुश्किल हो जाता है इसको करना। इसके अलावा इससे हटके उसके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शन हैं जिसके थ्रू वो इसको डेवलप कर सकते हैं? तो फर्स्ट यू हैव टू गेट आउटसाइड ऑफ दैट स्ट्रक्चर, जहाँ पे एंड यू हैव टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे अपनी मॉरल एजेंसी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि काम सही है, तो फिर यू शुड हैव द स्पेस टू डू दैट ना। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो टेक मेंटोरशिप। आप किसी ऐसे मतलब टीचर, मेंटोर, किसी ऐसे इंडिविजुअल शेख की मतलब सबसर्वियंस में आए कि वो इवेंचुअली आपको सिखाए कि हाँ भाई हाउ डू यू एक्चुअली पे अटेंशन एंड लिसन। इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इस्लाम ने भी आपको बता दी हैं, मतलब देयर आर बाउंड्रीज दैट आर नॉट सपोज टू बी क्रॉस्ड। बट ऑफन टाइम ऐसा भी होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके सामने और सारे के सारे सही हैं,
एंड यू हैव टू इवैल्यूएट कि मैं कौन सा वाला चूज़ करूँ, कीपिंग इन व्यू कि इसका क्या आउटकम निकलेगा अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ दुनिया एंड आखिरत। तो वहाँ पे इवेंचुअली फिर यू हैव टू यूज़ योर मॉरल सेंस। तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये मोरालिटी इज़ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और बहुत सारी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली ऐसी होती हैं जहाँ पे शरीयत आपको अलाउ कर रही होती है, लेकिन आप जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसको, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप करते वक्त कितनी परसेंटेज किसने डिसाइड करनी है, आप शरीयत इज़ नॉट गिविंग यू फार्मूला, वो शरीयत सेइंग म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप एक परसेंटेज डिसाइड करें। बट लेट्स सपोज एक बंदा जो है ज़्यादा पावरफुल है और वो बोलता नहीं मैं 90% लूँगा, आप जो है वो 10% लेंगे, लेकिन आपने काम ज़्यादा करना है, मैंने काम कम करना है। तो यू नो समबडी इज़ इन्फोर्सिंग दैट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिस माइट बी ओके, वाई बिकॉज दो इंडिविजुअल्स ने अपने कंसर्न के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। या फिर क्या शुड आई ड्राइव अ लग्जरी कार है, तो अगर मेरी कल्ब की जो कैफियत है, अगर वो मतलब मैं क्या कहते हैं उसको, मेरा दिल जो है वो दुनिया की मोहब्बत की तरफ जा रहा है, तो शुड आई बी बाइंग दैट। हालांकि लग्जरी गाड़ी खरीदना इज़ नॉट अ, हाँ मतलब ये हलाल हराम की बात है, एसेंस की बात हो रही है। एग्जैक्टली। तो दैट इज़ वेयर ना यू नीड टू, अब उसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू बी अंडर अ मेंटरशिप ऑफ सम। तो जितने भी स्कॉलर्स को मैंने देखा है सब वो कहते हैं कि आपका कोई शेख होना चाहिए। इमाम गज़ाली इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, अशरफ अली थानवी साहब इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। फिर अहमद जावेद साहब की किताब में भी देख रहा था, उसके अंदर भी उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की हुई है। तो बट उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि द मोर सेल्फ अवेयरनेस यू गेन, द मोर यू रियलाइज़ के आप जो भी काम कर रहे हैं, इज़ इट बिकॉज के आपको वो सही लग रहा है, इज़ इट बिकॉज ऑफ सम मॉरल क्राइटेरिया, और इज़ इट बिकॉज कि आपकी अपनी कोई नीड है जो आपको प्रेशराइज कर रही है। ऑफन टाइम नीड होती है, आप उसको रैशनलाइज करते हैं मॉरली, मकसद कुछ और होता है पीछे, राइट। तो दैट इज़ वाई मतलब प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई वी आर हैविंग दिस डिस्कशन ऑल्सो, कि वी शुड अंडरस्टैंड आवर नीड्स, सो दैट जब हम कोई काम करने जा रहे हों तो, और वो नीड अगर पीछे बैकग्राउंड में कोई है, तो ऑफन टाइम इट क्रिएट्स अ प्रेशर, और फिर हम रैशनली उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, देखिए मैं इस वजह से कर रहा हूँ, उस वजह से कर रहा हूँ, हालांकि वजह एक्चुअल कुछ और होती है। बिल्कुल, मुझे याद है आपकी बात से कि कुछ अर्से पहले एक मुसलमानों की दावा फील्ड में एक बड़ा नाम है, और वो इंटरनेशनल लेवल पे एथीस्ट को भी डिबेट्स वगैरह कर चुके हैं, तो वो अपना वाक़या बता रहे थे कि काफ़ी साल डिबेट करने के बाद और वन ऑफ द लीडिंग दावा ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करने के बाद किसी ने मुझसे सवाल किया, किसी भले इंसान ने, सो आई रियलाइज़ के इतने अरसे जो मैं डिबेट करता रहा वो इस्लाम की खातिर शायद इतना नहीं था जितना मेरी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए था। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल बताया, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से चल रहा हूँ या लेट से अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कि इस सिचुएशन में अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, जो उसको सबसे ज़्यादा जिससे वो मैं उसको जो है वो सर्व कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन हेल्प पीपल डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जो अगली हमारी नीड है टू हैव अ लाइफ पर्पस एंड मीनिंग, इस पर तो काफ़ी लोगों ने विक्टर फ्रैंकल से लेके और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, तो इस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? इसमें ऑफ कोर्स हमें ये बहुत ही फंडामेंटल क्रिटिकल क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी आई थिंक मैंने अल्बर्ट कैमू को कोट किया था कि सारा फ़लसफ़ा एक तरफ, हाँ, और ये सवाल एक तरफ, हाँ, कि मैं खुदकुशी क्यों ना करूं, हाँ, व्हाई शुड आई नॉट कमिट सुसाइड। और अगर फ़लसफ़ा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, देन ऑल फिलॉसफी इज़ नॉनसेंस। और नीचे इज ऑल्सो सेइंग दिस इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे कि इफ़ यू हैव अ वाई टू लिव फॉर यू कैन बियर एनी हाउ। और अगर वाई नहीं है आपके पास, तो ज़िंदगी की जब मुश्किलात आएंगी तो वो इतनी ज़्यादा भारी हो जाएंगी आपके लिए कि फिर आपको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस इज़ देयर, लेकिन सवाल फिर ये लोग पूछते हैं कि हाउ डू आई नो माई पर्पस। और अगेन इफ़ यू आर एन एथिस्ट इट बिकम सीरियसली प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बट इफ़ यू आर फॉलोअर ऑफ सम रिलीजन, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, देन आपके पास एक फ्रेमवर्क मौजूद है। कुरान में आपको बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट किया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर पर्पस। राइट, तो इसी से फिर सवाल ये दिमाग में आता है कि इसका मतलब है कि पर्पस आपका डिफाइंड है, यू डोंट नीड टू फिगर इट आउट, क्योंकि जैसे आज जो स्पेशली एथिस्ट या जो रिलीजन को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, इवन अब तो खैर जो फॉलो करते हैं वो भी इस पर बात कर रहे होते हैं इस तरह से कि वे अपना पर्पस आप खुद तलाश करें। सो बेसिकली वो जिसकी बात करें दैट्स नॉट पर्पस, दैट्स प्रॉब्ली हाउ टू सर्व दैट पर्पस मे बी।
किसको कह रहे हैं हाउ टू सर्व? यानी फॉर एग्जांपल जैसे आप इवन बहुत से मुसलमानों से भी पूछे ना कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो दे विल से थिंग्स लाइक इंसानियत की खिदमत है फॉर एग्जांपल। सब इंसानियत की खिदमत बंदगी का एक तरीका है, बट दिस इज नॉट द एंटायर बंदगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं इसको हाउ कहता हूँ, इट्स नॉट द व्हाई। हाँ, मतलब वन ऑफ द हाउस। हाँ, वन ऑफ द हाउस, एग्जैक्टली। तो आई थिंक सूर्य असर ने समराइज़ कर दिया है जो 4 आपके पैरामीटर्स हैं। तो इफ़ यू सी इट फ्रॉम दैट एंगल तो बड़ा आसान हो जाता है। इसमें थोड़ी सी आई थिंक देयर इज लिटिल बिट मोर डिटेल कि अब सूर्य असर है या फिर बंदगी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी ब्रॉड जेनरिक थिंग, और वो उसमें बहुत एक मोटे डिफाइन कर दिया कि हमें दिस इज व्हाट इट इज़। बट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट कैन वेरी टू सम एक्सटेंट कि मतलब सम वन पर्सन कैन एक्चुअली फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है या फिर कोई किसी और फील्ड से किसी का ताल्लुक है, तो इवेंचुअली वो उसी हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को कैन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एरिया मोर स्पेसिफिकली, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू, आपके क्या स्किल सेट हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, कौन सी नीड जो है वो आप चाहते हैं कि दूसरों की भी फुलफिल हो। ऑफन टाइम दिस हैपन्स कि इंसान को चोट लगी होती है और या कोई नीड होती है उसकी और उसको समझ में नहीं आ रही होती है किस तरह फुलफिल करे, और वो he once somehow finds कि okay fine this is how I actually do this, और फिर उसके मोटिवेशन आती है कि let me also share this thing with other people also, because और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये मसला हो सकता है। तो कोई नाइंसाफ़ी हो रही है आपके सामने, उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, आप दूसरों को भी तरगीब दें इस चीज़ की। ये सूर्य असर के जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ देम एक्चुअली फिट इनटू दैट। तो अच्छा, पर्पस हैज़ टू बी बिगर देन योर ओन सेल्फ। आपकी मटीरियल नीड्स के बियॉन्ड। वो सलमान अहमद साहब एक सवाल पूछते हैं ना कि तब somebody ask you this question कि would you give your life for something, तो क्या आप के लिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी लाइफ भी देनी पड़ जाए आपकी, तो would you be, हाँ एग्जैक्टली, is it worth dying for or not? तो if it is not, तो उसका मतलब है कि फिर आप you are valuing that outcome with your own life, or the outcome is less valuable as compared to your own life. Right. So, but it has to be something which is bigger. आई थिंक एक तो बिगर भी हो, और मुझे लगता है कि इट शुड बी लार्जर देन लाइफ। यानी मिसाल ये है कि जैसे होता है ना कि अब एक एथलीट है, वो अपने करियर के उसने पर्पस बनाया हुआ है अपने स्पोर्ट्स को, लेकिन जब उसकी पीक पे पहुंच जाएगा फिर क्या? Exactly. समटाइम दे गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, तो अक्सर सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनको ये क्राइसिस होता है अक्सर। वो पहुंच जाते हैं अपनी पीक के ऊपर और उसके बाद पे दे लाइक यार अब मैं क्या करूं, राइट। और वो ऑफन टाइम फिर ड्रग्स ले रहे होते हैं। अभी वो लियाम पेन कोई सिंगर है, उसकी डेथ हुई है, वो मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो लियाम पेन कर रहे हैं, लियाम पेन का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा व्हाई डिड ही डाइड, तो उन्होंने कहा कि वो ड्रग ओवरडोज, इतना ज़्यादा वो उसने नशा कर लिया था कि वो चलता हुआ गया है बालकनी में और वहाँ पे उसको अंदाज़ा नहीं हुआ वो गिर गया। तो सवाल ये था कि इतनी ज़्यादा ऐसा नशा क्यों कर रहा है इतना ज़्यादा, इतना मशहूर आदमी, इतना फेमस, इतना। तो अल्टीमेटली दीज पीपल फील सो हॉलो इनसाइड कि दे कैन नॉट। इवन अभी जो कराची में भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक खातून ड्रंक, प्रॉब्ली अलेजिडली ड्रंक थी, और उन्हें 2-4 बंदे उड़ा दिए इस चक्कर में, और शी बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली है। तो अक्सर बहुत अमीर किस्म के लोग आपको इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आएंगे, दे आर इनटू ड्रग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज एडिक्शन या नशा प्राइमरी पर्पस ये होता है कि जो पेन आप अंदर फील कर रहे हैं उसको आप नम कर दें। तो एंडोर्फिन्स और डोपामाइन वो रिलीज होती हैं बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, तो वो ना पेन ख़त्म हो जाती है। पेन किलर बेसिकली, राइट, जितना भी नशा है। ठीक है। सो अगेन टू समराइज़ कि इंसान जो है वो अपने मकसद को पहचाने, और वो मकसद अल्लाह ने ऑलरेडी इसको बता दिया अगर मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं, और उसकी बेस पे फिर वो देखे कि उसका मोरल कंपस और सामने रखते हुए, पर्पस को सामने रखते हुए किस हद तक ज़िंदगी गुजार रहा है, नहीं गुजार रहा, और चीज़ों को वहाँ से लेके जा सकते हैं। और हाउ और वाई में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि अक्सर लोग यहाँ पे ये मिस्टेक भी करते हैं। अच्छा जी, अगली जो हमारी स्पिरिचुअल नीड दैट इज़ टू, इसमें खैर काफ़ी बात ऑलरेडी कर चुके हैं, टू हैव अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या वर्ल्ड व्यू टू मेक सेंस ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस। तो इसमें कोई मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मतलब इसमें एक जनरल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो कुछ भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है,
the universe itself, और you are inside this universe. तो आपका क्या मकसद है इस, तो ये बड़ी bigger picture and what exactly the role you are playing in that picture. तो often that purpose that you have for yourself is derived from this bigger picture. तो and of course इंसान के पास खुद से इंटुइटिवली इस सवाल का जवाब नहीं है कि what is this reality, what is this universe is about, मैं क्या कर रहा हूँ इस यूनिवर्स में. ख़ास तौर पर अगर आपकी लाइफ में मुख्तलिफ जो एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो ये सवाल और ज़ोर से पैदा आता है कि why this is happening, why should I go through all of this. और if you don't have an answer to this complete picture, अब एथिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी वो एवोल्यूशनरी एक कहानी हुई थी और वो इंसान जो है बंदरों से कुछ इवॉल्व हुआ, और वो तो वो दे फ्रॉम देयर वर्ल्ड व्यू ऑल ऑफ दिस इज़ एन एक्सीडेंट और वी आर रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, और मोरालिटी को हमने ऐसी कंस्ट्रक्ट किया बिकॉज वी वांट टू सर्वाइव. अभी एक्सीडेंट तो मीनिंगलेस होता है. हाँ, एक्सीडेंट तो मीनिंगलेस होता है एग्जैक्टली. तो अब इन दैट सेंस तो उनको कोई मीनिंगफुलनेस उसमें समझ में नहीं आती. और जो रिलीजियस एंगल है वो आपको एक डिफरेंट पिक्चर दे रहा है ऑफ कोर्स, तो दैट हेल्प्स यू मेक सेंस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. तो एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस, तो वो जो ये सवाल है ना कि ख़ास तौर पे मतलब व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू आर इन योर पैरासिम्पैथेटिक मोड, यू आर काम एंड रिलैक्स, और आपकी जो हर्ट्ज़बर्ग है ना, हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की, तो कहता है कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं. हाइजीन फैक्टर्स में आपकी किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, काम करने का माहौल किस तरह का है, पॉलिटिक्स तो नहीं इंटरनल. तो वंस दोज हाइजीन फैक्टर्स मतलब आपके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही है, इनकम है और घर वर है आपके पास, यू नो. तो व्हेन यू आर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस समटाइम हिट यू वेरी हार्ड. What exactly is the purpose of all this? पूरे लाइफ में जब कोई डिस्टर्बेंस आती है खास तौर पर उस वक्त भी, तो इवन जो एथिस्ट है नाउ दे आर एक्नॉलेजिंग, युवल नोआ हरारी है वो कहता है कि the subjective well-being of modern individual is worse as compared to the subjective well-being of a person who was religious आज से कोई 300-400 साल पहले. Why? Because that religious person had a framework, worldview to understand all of this which is happening and make sense of his existence. But modern इंसान is unfortunately lost. तो हम बात करें इस वक्त स्पिरिचुअल नीड्स की, और अगली जो नीड्स हैं, नीड में से हमारी लिस्ट में से है वो है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस व इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द अनकॉन्शियस. थोड़ी गाड़ी टर्म्स यहाँ लग रही हैं, थोड़ा सा इसको फर्दर पहले एलैबोरेट करें फिर से. आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज नेचुरली हैपेंस. जब एक बच्चा पैदा हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो उसकी कॉन्शियसनेस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है. क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो ऑफन टाइम यू माइट ऑल्सो, मतलब हर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल से आप पूछें कि वो कैन यू रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर 1 year old, तो किसी को भी शायद याद नहीं होता. राइट. तो बहुत ही रेयर कोई होगा जिस, तो वो एक अनकॉन्शियस वाली स्टेट होती है हमारी, जिसके अंदर हम सब मतलब बिलो कॉन्शियस लेवल, इवन वो थीटा गैमा कौन सी वेव्स होती हैं ब्रेन की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो आपका ब्रेन इज इन दैट यू नो अनकॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट. तो बट जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है. तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. तो फ्रॉम द अनकॉन्शियस टू द कॉन्शियस आप ग्रो कर रहे हैं. बट ऑफन टाइम ये प्रोसेस स्टक हो जाता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ पेनफुल एक्सपीरियंस, और वो उस पेनफुल एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट करने के बजाय आपने सप्रेस कर दिया. तो लॉट्स ऑफ स्टफ एक्चुअली गो इनटू द अनकॉन्शियस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सप्रेशन. So the thing is to allow that painful stuff to come out and subsequently allow, because जब भी वो बाहर आता है ना तो फिर in every incident of digestion of some painful experience your consciousness is basically expanding. ठीक है. तो you realize कि okay ये चोट मुझे लगी है but I am bigger than this चोट, in very simple words. और फिर वो चोट आपको छोटी सी लगने लग जाती है, एंड यू आर लाइक ओके फाइन आई एम स्टिल हियर डिस्पाइट द फैक्ट ये चोट लगी और चोट ठीक भी हो गई इवेंचुअली. तो यूंग ये कहता है कि देयर इज कोट है उसकी इस तरह की कि देयर इज़ नो पेनलेस वे टू कॉन्शियसनेस, समथिंग लाइक दैट, कि व्हेनेवर चाहे वो चोट लगेगी दैट चोट विल हेल्प यू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस अ लिटिल बिट, और उसके बाद फिर एक और चोट लगेगी एंड देन दैट विल एक्सपैंड इट लिटिल बिट मोर, और आहिस्ता आहिस्ता करके. So the more experience you have, the more difficult experiences you have gone through in your life, और अगर आपने उनको डाइजेस्ट कर लिया
और लोग कहते हैं एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, तो एक्सपीरियंस सीखने का एग्जैक्टली मतलब क्या है, हाउ इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू ग्रो. Right. तो ग्रोथ इज हैपनिंग, मतलब जो उस चोट जब आपको लग रही है किसी एक्सपीरियंस में, तो उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी है, एंड यू आर अलाउइंग दैट इमोशनल इम्पैक्ट टू हेल्प यू ग्रो इमोशनली ऑल्सो. मतलब आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है. आप वंस यू आर once you realize कि you are bigger than this wound, तो next time जब वो होगा तो you will be more prepared and आपका response is going to be more calm and relaxed, composed in that sense. तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, इसका ताल्लुक एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम है, बल्कि अपनी इनर सेल्फ को, अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने की हम ज़्यादा बात करें. ठीक है, तो हम अपने अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं, और मतलब प्राइमरीली बिकमिंग अवेयर ऑफ. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप उसको इस एंगल से भी देखें कि मतलब सही और गलत का फैसला भी आप होश आवाज़ में करते हैं, ठीक है, और अगर आप इफ़ यू नॉट कॉन्शियस या इफ़ यू आर टू मच ड्रिवन बाय योर इंस्टिंक्ट्स, तो सही और गलत में डिफरेंशिएशन बिकम्स इवन डिफिकल्ट. तो फ्रॉम दैट एंगल ऑफन टाइम, तो आई थिंक कुरान में भी प्रॉफिट्स को सूरज, शम्स की टर्म मेंशन है एक दो जगह पे टू डिस्क्राइब प्रॉफिट. तो एक पैगंबर को अल्लाह ताला ने इस तरह, तो प्रॉफिट इज समबडी हु इज हेल्पिंग यू सी द राइट फ्रॉम, डिफरेंशिएटिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग. तो रोशनी का कॉन्सेप्ट, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोशनी जो इज हेल्पिंग यू सी, एंड देयर अदर काइंड ऑफ रोशनी विच इज हेल्पिंग यू डिफरेंशिएट बिटवीन, और वो आपके अंदर इंटरनली वो सेंस होती है दैट हेल्प्स यू टू सी द राइट फ्रॉम रॉन्ग. तो और मतलूब भी मैं ख्याल है एक, मतलब एक मोमिन या एक अच्छा मुसलमान वो है जो उसके अंदर ये सेंस हो, और उसके लिए जितना ज़्यादा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और वो ये सेंस कर लेगा कि हाँ भी ये मेरी नीड है और ये काम जो है वो सही है गलत है. एंड इफ़ इज़ एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स कि कहाँ पे उसकी अपनी नीड ख़त्म हो रही है और कहाँ पे जो वो फैसला कर रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ सम मॉरल क्राइटेरिया, तो मतलब द बेटर उसका जो लेवल है दैट वुड बी कंसिडर्ड हायर as compared to somebody who is unable to differentiate between his needs and morality. All right, so this is why it is so again important. जिस तरह हम हर नीड के वाले से डिस्कशन करें, साथ साथ कि फिर जो भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो किस तरह से असेस करें कि इस नीड को उन्होंने कहाँ तक फुलफिल किया या नहीं किया, उसके क्या तरीक़ाकार या इंडिकेटर्स हो सकते हैं. मतलब आपके कितने रिएक्शंस सिचुएशंस के अंदर आर कमिंग विदाउट योर कॉन्शियस, मतलब आप रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आप सोच समझ के कोई रिएक्शन, तो जितना ज़्यादा आपको रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको ड्राइव कर रही हैं. कोई इंसिडेंट होता है एंड यू रिमेन काम एंड यू असेस कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर आप इवैल्यूएट करके इफ यू टेक अ फ्यू सेकंड्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो दिस इम्प्लाइज कि आप कॉन्शियस वाली स्टेट के अंदर हैं. बट अगर आप इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं और वो ट्रिगर इज़ वेरी पावरफुल एंड इट इज़ मेकिंग यू डू सर्टेन थिंग जो आप बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी एरिया नहीं कि जो लोग डिसोसिएटेड होते हैं, हाँ, वो अक्सर औक़ात क्योंकि इमोशन को से एक्सपीरियंस नहीं करे तो इतना आसानी से ट्रिगर या रिएक्ट नहीं करते वो. हाँ, कभी कभी ये भी होता है ना. हाँ, ये भी होता है. हाँ, वो उसमें अंडर रिएक्शन में चले जाते हैं. द पर्सन इज अंडर रिएक्टिंग. हाँ. तो वो फ्रीज मोड को हम डिस्कस करेंगे किसी टाइम पे. राइट. तो वो डिसोसिएटेड है या फिर वो फाइट फ्लाइट फ्रीज वाली स्टेट में है, तो गलत काम हो रहा है उनके सामने और वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको फील ही नहीं हो रहा कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. ठीक है. सो इंसान जितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है या रिएक्शन के हिसाब से चल रहा है बगैर रादर देन सोच समझ के, या फिर अंडर रिएक्ट कर रहा है, हाँ, ये दोनों इंडिकेशन हो सकती है कि आपकी ये वाली नीड अभी सही से फुलफिल नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत है. एग्जैक्टली. ज़बरदस्त. चलें, नेक्स्ट वन इज़ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, जिसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं. दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट. इसमें इसको अलग से इसलिए मेंशन कर दिया कि दिस इज़ अ कांस्टेंट डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज़ नो extraordinary thing happening in your surrounding, you are still in the state of present. मतलब आप क्या रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं जो इस वक्त है, या फिर वट एवर योर परसेप्शन इज़ आपकी पास के एक्सपीरियंसेस को डिस्टॉर्ट करें. ठीक है. एंड अगर आप डिस्टॉर्ट कर भी रहे हैं तो आर यू अवेयर कि हाँ भी ये डिस्टॉर्शन आ रही है मेरी परसेप्शन में, एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट डिस्टॉर्शन एंड द रियलिटी इटसेल्फ. So even if there is no trigger, there is no activity which is unusual that require your intervention, still are you in that present moment or not? Still are you experiencing the present moment?
तो उसमें ऑफन टाइम व्हाट हैपेंस कि आपके पास के इमोशनल जो बैगेज होता है ना, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम बैठे हुए होते हैं और वो कोई काम नहीं होता और वो हम ऐसे चिल कर रहे होते हैं और एकदम से जो है ना एक सैडनेस सी तारी हो जाती है, तो एंड वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो किधर से आई। तो व्हाट इज़ हैपनिंग प्रॉब्ली कि आपका जो बैकलॉग था पुराना, ग्रीफ साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसका कंटेंट इज अवेलेबल समवेयर इन द बैकग्राउंड एंड दैट इज नाउ कमिंग आउट। उसका मतलब है कि आप कोई पास्ट का इंसिडेंट और प्रेजेंट मोमेंट साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। and if you're not aware, तो you are probably assuming कि there is something happening right now which is making me feel this way। और वो अक्सर लोगों के लिए बड़ा अनसेटलिंग होता है बिकॉज उनको नहीं समझ में आ रहा था कि दिमाग पूछ रहा होता है कि भाई क्यों, मतलब व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे। मतलब दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि एक इंसान एक ही वक्त में प्रेजेंट को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, पास्ट को भी, फ्यूचर भी हो सकता है। फ्यूचर की कंसर्न्स होते हैं ऑफ कोर्स, वो पास्ट के, हाँ एग्जैक्टली, तो पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप यू आर हैविंग अ प्रोजेक्शन ऑन द फ्यूचर, हालांकि वो पास्ट होता है आपका, दैट इज एक्चुअली मेकिंग यू एंग्शियस, राइट। तो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट माइंडफुलनेस इज बिकॉज यू आर हियर इन द नाउ, ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज फिर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो डिफरेंस है, मीन्स कि आपकी परसेप्शन और रियलिटी दोनों का जो डिफरेंस है वो फिर नहीं कर पाते। ठीक है, सो और ऑब्वियसली माइंडफुलनेस की जब हम बात करते हैं तो एक, क्योंकि सब बज़वर्ड दीज डेज ना काफ़ी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो इंसान अपने इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में भी अवेयरनेस उसकी हमेशा रहे, और साथ साथ जो इस्लाम को अगर हम उसमें प्लग इन करें साथ, तो कि हर वक्त ये एहसास भी खुदा मुझे देख रहा है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आई थिंक वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो कि वेस्टर्न ये जो मॉडर्न माइंडफुलनेस उसमें मिसिंग होती है। अच्छा, हमने एक पॉइंट मिस कर दिया जब हम डिवाइन की बात कर रहे थे कि डू वी ऑल्सो सी डिवाइन ऑब्जेक्टिवली, या फिर हमने जो अथॉरिटी के साथ पास का हमारा रिलेशनशिप है उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ऑफन टाइम अगर हमने उस पास के एक्सपीरियंस को प्रोसेस नहीं किया हुआ तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल के डिवाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम सेंस ना कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर अथॉरिटी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहा है, मतलब अथॉरिटी वाज टू मच कंट्रोलिंग मिसाल के तौर पे, या फिर देयर वाज टू मच स्ट्रिक्टनेस इन योर एनवायरनमेंट, और रहमत वाला एलिमेंट आपने अथॉरिटी फिगर से एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अब अल्लाह ताला की जो रहमत का जो कॉन्सेप्ट है उसका तसव्वुर वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन कि व्हाट डज दिस रहमत एक्चुअली मीन्स। डिक्शनरी में तो आप उसका मीनिंग देख सकते हैं, ऑफ कोर्स मेंटली आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, बट ऑन एन इमोशनल लेवल आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो दैट इज़ वाई माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर projecting certain things from the past, you should be aware कि what exactly are you projecting on anything, even including the concept of God. राइट, थोड़ी देर पहले जो हम बात करते थे हम गालिबन ग्रुप लेवल पे बात कर रहे थे कि अगर स्ट्रक्चर को किसी ने मिसयूज़ किया, अथॉरिटी को किसी ने मिसयूज़ किया, तो फिर वेस्ट में एक रिएक्शन है कि उन्होंने स्ट्रक्चर को उठा के फेंक दिया। तो ये काम इंडिविजुअल भी कर रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स या कोई और अथॉरिटी फिगर के साथ अगर आपका ताल्लुक अच्छा नहीं रहा, तो हो सकता है, मुझे लगता है वर्स्ट केस में यू मे इवन गेट कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड, और अब एथिज्म भी शायद वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती है। तो मेरा तो ख्याल ये कि नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ द एथिस्ट हैव सम काइंड ऑफ डैडी इश्यूज, राइट, या पेरेंट्स हैव सम, कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स का, या फिर फैमिली में अक्सर होता है ना जो बाप की बिहेवियर तो ठीक है लेकिन ग्रैंडफादर इज टू स्ट्रिक्ट, या सम देयर इज सम अदर अथॉरिटी फिगर, वो ग्रैंड मदर भी हो सकती है जिसने बहुत ज़्यादा सख्ती की, एंड और फिर अगर रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी इन्फोर्स करने के लिए, रिलीजन से भी, तो फिर वो इवेंचुअली बिल्कुल ऐसे। इनफैक्ट मैं एक सेमिनार में था जिसमें वो बता रहे थे कि एथिज्म के उनके लॉजिकल आर्गूमेंट्स क्या हैं और उसका हमारे पास काउंटर आर्गूमेंट्स क्या हैं। जब सारी डिस्कशन हो गई तो एंड में मैंने उनसे सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि एथिज्म इज इट मोर ऑफ अ लॉजिकल इशू, इज इट मोर ऑफ एन इमोशनल इशू, और अगर इमोशनल इशू है तो क्या लेक्चर से सही हो जाएगा, या उसके लिए वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी फॉर एग्जांपल, या सेल्फ अवेयरनेस। तो उनका यही कहना था कि आप सही कह रहे हैं कि जब भी मेरी, यानी कि जो दाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब भी मेरी किसी एथियस्ट से आर्गूमेंट होता है तो वो लॉजिकल आर्गूमेंट को देता है, मैं उसका जवाब में कोई आर्गूमेंट देता हूँ। जब सारी बातें हो जाती हैं फिर मैं से बोलता हूँ बताओ असल मसला क्या है, व्हाट्स द एक्चुअल रीजन। तो यूजुअली उसका ताल्लुक किसी न किसी पास्ट ट्रॉमा से होता है, अथॉरिटी फिगर के साथ कोई इशू से होता है, तो या फिर उसका दूसरा पहलू होता है कि नेचर से इंसान की डिस्कनेक्ट हो गया, कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हैं, तो उस वजह से भी गालिबन इस तरह के मसाइल जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सही है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगली जो spiritual need है, seeing the truth, the objective reality of things while acknowledging the subjective side of the objective। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें। हाँ, तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया कि व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू अंडरस्टैंड कि कौन सा मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं
उसकी अंडरस्टैंडिंग टू व्हाट एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट एंड टू व्हाट एक्सटेंट वट एवर यूर फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड ऑफन टाइम लोग ये मिसजज करते हैं और उनको कहीं पे थ्रेट नज़र आना शुरू हो जाता है जहाँ पे थ्रेट नहीं होता, या कोई थ्रेट छोटा सा है तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है, या फिर समथिंग इज थ्रेटनिंग बट दे आर सो डिसोसिएट कि दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट थिंग इज़ अ थ्रेट. या फिर कोई उनके सामने कोई बुराई हो रही है तो उनको बुराई नहीं लग रही होती, वाई बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अ. तो our past experiences which are specifically undigested are being projected all the time. और इस पर आई थिंक हमने पहले ही मेंशन किया था कि पूरी समटाइम पूरा कल्चर जो है वो किसी दूसरे कल्चर के ऊपर, बिकॉज ये टिपिकली लीडर्स ये काम कर रहे होते हैं. लीडर कैन मैनिपुलेट अ पर्टिकुलर, लीडर तो नहीं कह सकते ऑफ कोर्स कि लीडर जो है वो थोड़ा इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, डेमोगॉग्स इज़ अ बेटर टर्म आई थिंक हियर. कि जो डेमोगॉग टाइप की जो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं तो वो दे यूज़ द सब्जेक्टिव साइड ऑफ देयर ऑडियंस एंड प्रोजेक्ट दैट ऑन टू अ ओपोनेंट. इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कराची में मिसाल के तौर पे उर्दू स्पीकिंग इन पठान, हो सकता है दोनों के अपने ट्रॉमाज हो और वो द लीडर्स आर लाइक ओके फाइन यू आर फीलिंग दिस वे, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम. आपके तुम लोगों के मसले मसाइल जो इनकी वजह से. एंड देन सब्सिक्वेंटली दे स्टार्ट बिलीविंग दिस. अब पाकिस्तान में भी इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है. ठीक है, कोई भी अच्छी न्यूज़ होती है कुछ लोग होते हैं जाके लाफ रिएक्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया पे. तो यू फाइंड दिस प्रॉब्लम ऑल ओवर द प्लेस कि जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है जितनी उतना प्रॉब्लमेटिक ऑफ कोर्स आपको देखना चाहिए, बट इफ़ यू आर सीइंग इट 10 टाइम्स मोर प्रॉब्लमेटिक ऑफन टाइम पर आपकी अपनी मोटिवेशन पर उस पर इफेक्ट होती है कि शुड आई बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट और नॉट. व्हाई बिकॉज इट द प्रॉब्लम सीम्स टू बी मच बिगर देन इट एक्चुअली इज. एंड आई थिंक अगर ऐसा इंसान का बिहेवियर हो देन वो खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है ना, नहीं खुद प्रॉब्लम बन जाता है. एग्जैक्टली, द पर्सन हिमसेल्फ बिकम प्रॉब्लम. ठीक है, सही है. तो अब इसको ये सवाल पूछ सकते हैं व्हाई दिस इज स्पिरिचुअल नीड, इसको साइकोलॉजिकल में इमोशनल में क्यों नहीं डाला हमने. तो वो जो हक को आइडेंटिफाई करने वाला मसला है ना कि यू शुड बी एबल टू सी कि वाकई वहाँ पे प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, ये प्रॉब्लम इज़ देयर इन द पास्ट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन्ड हियर, बिकॉज इवेंचुअली आपकी जो मॉरल कैपेसिटी वो उससे इन्फ्लुएंस होती है, या फिर योर कैपेसिटी टू डू समथिंग विच इज़ कॉजिंग इनजस्टिस टूवर्ड अदर्स. अगर आप किसी इंडिविजुअल को एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं जो जिसमें ऐसा कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है, बट यू आर हैविंग अ प्रोजेक्शन एंड यू आर confusing your perception with reality, तो it is possible कि you might react. किसी और को गुस्सा आया आपने किसी और पे निकाल दिया. तो since आपका behavior, आपका character, आपकी ultimately sense of even आपका जो divine के साथ जो connection है that can actually get influenced because of this. तो that is why it is here. Okay. अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं. टू हैव अ सेंस ऑफ रेवरेंस, एंटीडोट टू ईगो इन्फ्लेशन, इंटरनल इम्बैलेंस. जी, अच्छा, सेंस ऑफ रेवरेंस इज द सेंस ऑफ वंडर एंड अंग्रेजी का वर्ड है AWE. तो इट एक्चुअली मीन्स दैट, यानी जैसे हम रात में लेटे हुए और चांद पे आसमान पे तारे नज़र आ रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली, पूरी मिल्की वे नज़र आ रही है, तो दैट गिव्स यू very strong क्या कहते हैं, it takes your mind somewhere else and you're like okay fine I am somebody who is part of this big thing. and तो इसमें एक sense of curiosity भी होती है, एक sense of wonder भी, तो there are lots of it's a mixture of lots of things. and और उसके नतीजे में होता है कि आपकी ईगो है वो it shrinks. तो ईगो इन्फ्लेशन का मसला किसी के साथ है तो eventually वो इन सारी चीज़ों को इसमें फिर इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग विच इज़ बिग लाइक अब स्काई को, आसमान को देख रहे हैं, मिल्की वे आपको नज़र आ रही है, तो दिस इज समथिंग मच बिगर. बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू आर विच आर एक्सट्रीमली मिस्टीरियस एंड साइंस अभी तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. फॉर एग्जाम्पल व्हाट एग्जैक्टली इज़ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, साइंस के पास सवाल को कोई जवाब नहीं है. इंसान का जो सेल है वो अंदर किस तरह फंक्शन करता है और वो DNA किस तरह रेप्लिकेट हो रहा होता है, अगर आप उसकी डिटेल में घुसें तो इट इज़ इनफ टू ब्लो समबडीज़ माइंड. इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग और इट इज़ लिटरली वर्किंग विद नियर परफेक्शन. क्योंकि अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो लिटरली कैंसर सेल बनने शुरू हो जाता है.
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दैट एक्चुअली स्पार्क्स योर क्यूरोसिटी एंड विच आर वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो। फिर सवाल कि व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग कॉल्ड रियलिटी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन एक्चुअली गेट अस इनटू दिस स्टेट ऑफ रेवरेंस। और एक साइकोलॉजिस्ट ने भी इस पे लिखा था, तो उसका ख्याल ये था कि साइंस ने ना मतलब रास्ते बंद कर दिए हैं रेवरेंस के, बिकॉज साइंस क्लेम टू आंसर एवरी डैम थिंग। और उसकी मटेरियलिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसने बोला एवरीथिंग हैज़ अ मटेरियलिस्ट एक्सप्लेनेशन। और तो वो एक सेंस ऑफ मिस्ट्री जो था ना इंसान का, वो काफ़ी हद तक, हाँ वो अलग बात है कि जब आप साइंस को बहुत ही हाई लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं, देन यू रियलाइज़ किया देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो साइंटिस्ट आर देमसेल्फ एक्सेप्टिंग कि अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, देन यस वो फिर रेवरेंस पर आपकी बिल्डअप होती है वहाँ से। कहीं पढ़ा था कल आपने, किसी ने शेयर किया था इवन साइकिल कैसे बैलेंस होती है 20 पे भी। हाँ इंटरेस्टिंगली, हाँ वो तो इतना बेसिक सा मसला है वो। साइकिल कैसे बैलेंस होती है, जहाज़ कैसे उड़ता है, उड़ा तो लिया जहाज़, बट वो किस तरह एयर प्रेशर बैलेंस हो रहा है और वो इट इज़ फ्लाइंग और वगैरह वगैरह। थ्योरीज तो डेफिनेटली हैं, और अगर बेसिक सी फिजिक्स की किताब को उठा के देख लें तो वहाँ पे देख क्लेम कि हाँ भाई हमने इस गुत्थी को सुलझा दिया, देयर इज़ नो मिस्ट्री हियर। बट व्हेन यू गो टू सम लेवल तो फिर वो यू रियलाइज़ के हर थ्योरी में कुछ लिमिटेशन है और वो पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यस, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर क्वाइट अनएक्सप्लेनेबल। ओके, इसके अलावा जो हमारी लिस्ट में, अच्छा इसमें वी शुड स्पेंड लिटरली, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप महीने में या हफ्ते में कोई 1-8 घंटा जो है वो बैठ के आप गौर व फिक्र करें ऐसी चीज़ों के ऊपर कि हाउ द हेल। हो सकता है कि आपको कोई जवाब ना मिले, मकसद ये भी नहीं कि जवाब मिल जाए आपको, बिकॉज जवाब है भी नहीं बहुत सारी चीज़ों का। तो द पॉइंट इज़ के योर माइंड शुड एंगेज इनटू दैट लेवल सो दैट यू रियलाइज कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड दे आर स्टिल देयर। either we don't understand, yeah, probably we don't even have the capacity to understand. Exactly. Exactly. हाँ, this is a better way to put it. कि we don't have the capacity. Right. Okay, so cleanliness different from, यानी कि हम physiological hygiene से अलग है। ये अब तहारत का कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑफ कोर्स अगेन डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, मतलब आपका रिलीजन बता रहा है कि भाई इस तहारत अगर आपने अचीव करनी है तो आपको इस तरह नहाना है, इस तरह वज़ू करना है, यू नो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे देन सब्सिक्वेंटली। और आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू डिफाइन इट, बट व्हाट हैपन्स कि जब आप वज़ू करते हैं तो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन सी फील होती है आपको, या फिर इस नियत से अगर आप नहाते हैं कि आपको अपने आप को पाक करना है तो इवेंचुअली अगेन एक सेटिस्फैक्शन सी फील होती है आपको। इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, राइट? साइंटिफिकली इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है प्रॉब्ली वी डोंट नो, राइट? बट सिंस वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस और वो आपका रिलीजन भी एम्फोसाइज कर रहा है तो देयरफॉर, और अगर आप वो उस पाकी के लेवल को अचीव नहीं करते हैं जब भी व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी, तो देयर इज़ दिस सेंस ऑफ यू नो एक अजीब डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा था इंसान को। तो इसका ताल्लुक खाली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जैसे हमने कहा ना कि फॉर एग्जाम्पल इंसान जब वज़ू करता है, गुस्ल करता है तो लाइटर फील करता है फॉर एग्जाम्पल, या फिर दूसरी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल गुनाहों की तौबा करता है तब भी इसका एक एहसास होता है, एक लाइटनेस फील होती है, तो वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा जो स्पिरिचुअल डिजीज़ जैसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल डिजीज़ कहा जाता है, वो उसको हम कहाँ पे यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं? मिसाल दें कोई, जेलसी मिसाल के तौर पे जेलसी की हम बात करें। अब जेलसी कुड बी बिकॉज के आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो सही डेवलप नहीं हुआ, सेंस ऑफ आइडेंटिटी की हमने बात की थी, सेल्फ इमेज जो आपका ठीक नहीं है और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है, और इन दैट स्टेट ऑफ कंपैरिजन अगर दूसरा कुछ बेहतर कर रहा है तो फिर नाउ अब सिंस यू आर फीलिंग स्मॉल का मतलब है देयर इज सम फियर इमर्जिंग इन सिस्टम, फियर का मतलब है देयर इज समथिंग व्हिच इज थ्रेटनिंग का मतलब है कि नाउ यू वुड वांट टू अटैक अनकॉन्शियसली टू दैट थ्रेट, या फिर यू वांट टू मिनिमाइज दैट इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट जो, तो फिर इवेंचुअली तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर इमोशनल नीड जो फुलफिल किसी लेवल पे शायद नहीं हो रही। ठीक है, सो इवन दो हम कहें स्पिरिचुअल डिजीज है लेकिन हो सकता है उसका ताल्लुक हमारे इमोशनल उसकी आपकी साइकोलॉजिकल पीछे बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, सही है। ओके, द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज ब्यूटी। वेरी इंटरेस्टिंग कि ब्यूटी आपने स्पिरिचुअल में क्यों डाला, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, सेंस ऑफ ब्यूटी इमर्जेस जब आप जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, जैसे जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपका सेंस ऑफ ब्यूटी इज़ ऑल्सो रिफाइंड। मतलब आप किसी बच्चे को एक ड्राइंग और एक क्या कहते हैं एक पेपर और उससे मुख्तलिफ कलर्स देते हैं तो जो चीज़ें बनाता है वो दे आर नॉट वेरी रिफाइंड, बट 25-30 साल के बाद
अगर वो आर्टिस्ट बन गया तो ही मेक्स वेरी फाइन थिंग्स। तो ये एज के साथ आ रहा है। ठीक है। तो एज के साथ हमारी कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रही है और वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान सो रहा है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़। तो यू हैव टू कॉन्शियसली एक्सपीरियंस टू डिफरेंट थिंग्स और उसके अंदर यू कैन जज कि फाइन दिस इज़ लुकिंग बेटर एंड दिस इज़ लुकिंग इन्फीरियर। तो इंसान को साफ सुथरा रहने की हिदायत दी है और आपको ओवरऑल हुलिया जो है वो ठीक हो। तो मतलब there seems to be some connection with that as well. और अगर आप if you surround yourself with things which are not ugly, if you're feeling कि हाँ ये कुछ चीज़ खूबसूरत नहीं है या फिर कम से कम this thing is not ugly, तो उसका एक अफेक्ट होता है आपकी ओवरऑल उसके ऊपर। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ देयर। लेकिन यहाँ पे फिर बाउंड्रीज हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे बाउंड्रीज हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाउंड्रीज़ क्या? हाँ, कहना का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है एक तबका स्पेशली वो जो इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, वो तो कहता है कि जैसे बेशर्म हो या की बात हो, कहता है भाई खूबसूरती है, लोगों को देखने दो, क्यों छुपाते हो, इंसान का तो नेचर है, ये तो उसकी नीड है। तो इसको कहाँ पे हम बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे? हाँ, तो उसमें फिर आपने जो है वो ड्रॉप कर दिया है उसके ऊपर। मतलब वहाँ पे हाउ डू यू पुट इट कि आपकी जो इंस्टिंक्चुअल साइड है ना, दैट इज सपोज टू ऑपरेट इन मतलब इन पब्लिक स्फेयर में उसको अगर आप ऑपरेट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव टॉयलेट्स, वी डोंट जस्ट स्टार्ट डेफिकेटिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो आपकी इंस्टिंक्चुअल साइड है, उसके लिए आपने प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं और आई थिंक उसकी वजह ये है कि अगर वो आप पब्लिक में करना शुरू कर दें वो सारे काम, देन सब्सिक्वेंटली दैट हैज़ अ वेरी ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑन अदर इंडिविजुअल्स। हाउ डू यू डिफाइन इट? मिसाल के तौर पे मेरे जहन में मिसाल नहीं आ रही इस वक्त कोई, ये मिसाल आ भी रही है लेकिन आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट ऑन कैमरा। अल्फाज नहीं मिल रहे कैमरे के सामने उसको कैसे एक्सप्लेन करें? राइट। यानी कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं कि जो जैसे आपने मिसाल दी ना कि नेचर कॉल करिए आपको, तो ज़ाहिर है इसको कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वजह से नुकसान। सेक्सुअलिटी है सपोज टू बी प्राइवेटाइज्ड। राइट। ठीक है, उसको पब्लिक, इट्स नॉट अ थिंग ऑफ अ पब्लिक प्लेस। और फिर जब आप पब्लिक में उसको लेकर आते हैं तो फिर इट क्रिएट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टिमुलाई एंड दैट ट्रिगर्स everyone else around to have the same thing or same kind of an experience, and it is entirely possible कि दूसरों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वो काम करने की। और जब वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर वो ऑफ कोर्स दे कैन एक्चुअली गो, बिकॉज बात मतलब प्यास है, मिसाल के तौर पर प्यास आपको फील हो जाती है। ठीक है। बट जो आपकी सेक्सुअल अरोजल है दैट इज ऑफन ट्रिगर्ड थ्रू स्टिमुलाई। आप सुकून से बैठे हुए आपको कुछ फील नहीं हो रहा, बट इफ यू देयर इज स्टिमुलाई इट इज ट्रिगर्ड। राइट। और वंस इट इज ट्रिगर्ड तो इट इज क्वाइट अनकंफर्टेबल अगर इफ यू डोंट हैव अ मैकेनिज्म टू फुलफिल दैट नीड। तो दैट इज व्हाई उसको कुछ चीज़ों को जो है दे आर सपोज्ड टू रिमेन इनसाइड सम स्फीयर्स। परफेक्ट। ओके, सो अगेन एक आम आदमी जो ब्यूटी की नीड की हम बात करें, वो कैसे इसको पहले तो असेस कैसे करे और फिर इसको कैसे इम्प्रूव करे? हाँ, उसमें सफाई सुथराई अगर मेंटेन हुई हुई है, डिसिप्लिन है, एक ऑर्डर है आपके सराउंडिंग्स के अंदर, इवन यू डोंट हैव टू बी फिल्दी रिच, सिंपल सी आप लाइफ गुजार रहे हैं और सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रखी हुई हैं, तो दैट ऑल्सो कम टू दिस डेफिनेशन। ओके, द लास्ट वन फिलहाल जो हमारी लिस्ट में है वो है नेचर। नेचर मीन्स कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, आप मतलब अब तो टूरिज्म वाली इसमें मतलब फिट हो गया ये कि अगर आपने नेचर से एक्सपोज होना है तो फिर आप साल में दो हफ्ते छुट्टी लें, फिर किसी टूर गाइड से बात करें और वो आपको फिर या फिर आप खुद ही आपके कॉन्टैक्ट से आप चले जाएँ नारायण खागान हंजा और मुख्तलिफ जगहों पर। तो बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फंडामेंटली नेसेसरी। मतलब इसका एक्सपोजर ऑलमोस्ट हमें डेली बेसिस पे चाहिए। इट्स नॉट समथिंग साल में 2 हफ्ते, अदरवाइज फिर हमारी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी पैगंबर थे वो उन्होंने भेड़ बकरियाँ चराई हैं, तो व्हेन यू आर हैविंग दिस इंटरेक्शन विद एनिमल्स तो बहुत सारी आपको अपनी इंस्टिंक्चुअल नीड्स की भी समझ में आती है और मतलब आपकी इंस्टिंक्चुअल साइड है, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर इंस्टिंक्चुअल साइड? तो
तो हमने बात की थी ना कि चारों जो आपके पार्ट्स हैं दे ऑफन बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट के आपका जो बिल्कुल रॉ इंस्टिंक्ट्स हैं उसकी नीड्स और उसका बिहेवियर इज़ वेरी मच लाइक एनिमल्स. इवन इमाम गज़ाली इज़ कंपेयरिंग द लोएस्ट पार्ट ऑफ द नफ्स विद अ हॉर्स एंड अ पिग, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या किस किस्म की हरकतें कर रहा है. तो अगर आपने उसको काबू करना है और उसको अपने इस्तेमाल करना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जानवर किस तरह बिहेव करते हैं. और वन ऑफ द रीज़न वाई गांव देहात में या फिर ऐसी इलाकों में जो लोग बच्चे की परवरिश हो रही है जहाँ पे दे हैव अ कांस्टेंट एक्सपोजर विद एनिमल्स, वहाँ पे जो बच्चे ग्रो अप हो रहे होते हैं ना, तो उनका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट themselves, their own nature, their own emotions significantly better as compared to those जो बिल्कुल एक मैकेनिकल किस्म के माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है. तो एक्सपोजर टू एनिमल्स फॉर एग्जांपल teaches you a lot about your own self. Right. But a part of your own self is very much similar to animals. आई थिंक प्लांटेशन भी इसमें हेल्प कर सकती है. उसमें हाँ प्लांटेशन भी आपको बिल्कुल प्लांटेशन इस तरह कर सकती है कि जो नेचर है दैट हेल्प्स यू कनेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट. एंड जब आप उस नेचर के साथ ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पे चारों तरफ सब्ज़ा है आपके, तो फिर अगेन इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जो आपको एक सेंस ऑफ लाइटनेस, कामनेस एक फीलिंग आती है. एंड another very important interesting thing के the nature does not seems to be in any kind of hurry. कोई जल्दबाजी नहीं है वहाँ पे. वो दरख्त है वो वहीं खड़ा हुआ है 300 साल से. तो when you are with nature तो फिर आपकी अपनी जो एक फाइट एंड फ्लाइट वाला अगर आपने अर्जेंसी किसी चीज़ की लगी हुई है तो फिर वो that helps you calm down right with the help of that company. right. तो इस तरह के कुछ ऑफ कोर्स देयर आर बेनिफिट्स. सो फिर एक आम बंदा यानी फॉर एग्जांपल घर में अगर उसके मौका जैसे हम कंक्रीट जंगल में रहते हैं तो घर पे सब्जियां उगा ले, जानवर जैसे तक पेट्स होने चाहिए, पौधे वौधे होने चाहिए और वंस इन अ व्हाइल समंदर निकल जाए. समंदर में तो ऑफ कोर्स वहाँ पर अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है, बिकॉज टिपिकल जो क्राउडेड बीचेस होती हैं वहाँ पर तो ऐसा ऑब्वियसली क्राउडेड. थोड़ा सा अगर आप किसी ऐसी बीच पे जाएं जहाँ पर देयर इज़ नो रश, तो वहाँ पे साहिल के ऊपर आपको बहुत सारी समुद्री जानवर आपको केकड़े वेकड़े घूमते हुए नजर आएंगे मिसाल के तौर पे. तो यस ओके. अच्छा, मैंने नोट कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल नीड्स पे आपने एक इंटरेस्टिंग नोट ऐड किया है. मैं चाहूँगा उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें कि फुलफिलिंग स्पिरिचुअल नीड्स कैन कंपनसेट फॉर लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑन इमोशनल लेवल्स. किस तरह से होता है? तो ये इस तरह हो सकता है कि नंबर वन आपकी कॉन्शियसनेस लेवल हैज़ इंक्रीज, नंबर वन, एंड यू आर अवेयर कि कौन से इमोशंस किस टाइम पे आ रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर. अच्छा, इमोशनल नीड्स के लिए ख़ास तौर पे इफ़ यू आर वेरी यंग तो यू नीड द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल. एंड लेट्स सपोज आप बड़े हो गए, अब दूसरे लोग इस तरह अवेलेबल नहीं है, यू आर रादर इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन और दूसरे डिपेंडेंट है आपके ऊपर. ठीक है. बट व्हाट यू शुड डू, आपको व्हेन यू आर इमोशनली अपसेट तो आप किसके पास जाएं? तो इफ़ यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन, राइट, तो दैट कैन एक्चुअली हेल्प. सेंस ऑफ पर्पस कैन एक्चुअली हेल्प यू. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम विद माई चिल्ड्रन और उनकी वो इमोशनली अपसेट हैं तो मैं अपनी नीड को विदहोल्ड करके उनकी नीड पर फोकस कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज डूइंग दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई रोल एज अ फादर. तो वो जो मुझे सेंस ऑफ पर्पस है वो वहाँ पे मुझे हेल्प कर रहा है. कभी कभी होता है कि इंसान अपने दुखड़े किसी और को नहीं सुना सकता, कम से कम अल्लाह के साथ डिस्कस कर लेते हैं. और हाँ, बहुत सारे आपकी ऐसी तकलीफें होती हैं जो आप किसी को मतलब दूसरों को समझ में नहीं आती, विच आर वेरी पर्सनल. एंड यू नो कि अगर मैं किसी के सामने बयान करूँगा अभी तो हो सकता है वो एग्री कर जाए, हाँ भी ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, बट दे माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट. तो और जब आप कई दफ़ा बात भी करते हैं उसके बारे में दूसरे से, एंड यू लाइक यार मज़ा नहीं आ रहा. वाई? बिकॉज द पर्सन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड. तो अल्टीमेटली आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उस डेस्परेशन को या उस नीड को आप यू कन्वर्ट दैट इनटू अ मींस टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और फिर व्हेन यू रियलाइज कि अल्टीमेटली योर पर्पस वाज टू रिमेन कनेक्टेड और लाइफ जो है वो इट्स अ टेम्पररी थिंग, और जितनी भी जहाँ पे चीज़ें अपसेट हो रही हैं तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कनेक्शन एंड यू एबल टू मेंटेन दैट कनेक्शन थ्रू दैट डेस्परेशन. तो डेस्परेशन बिकम अ रिसोर्स.
तो it become, you know, you're like, okay fine, let me remain in this state of deprivation because this is helping me maintain the connection. तो इस desperation से भागने के बजाय या उससे जान छुड़ाने के बजाय you're like, yeah, let me maintain this, या अगर ये naturally maintain हुई हुई है because of whatever reason, तो अल्लाह ताला ने एक resource मुझे provide की हुई है to remain connected. राइट ओके सो यहाँ पे अभी तक हम 3 तरह के नीड्स को काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, इमोशनल नीड और स्पिरिचुअल नीड्स. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट वन विच इज़ द इंटेलेक्चुअल नीड्स, एनी फाइनल वर्ड्स अबाउट द स्पिरिचुअल नीड्स जिस पे हम जॉब ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक उसको हमने कवर कर लिया, और ऑफ कोर्स वी कैन डेफिनेटली ऐड मोर डिटेल टू एवरी पॉइंट, बट हमने क्योंकि कंडेंस करके बात की है तो या ओके परफेक्ट. सो अब हम चलते हैं इंटेलेक्चुअल नीड्स की तरफ, और यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है. यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ लिखी गई है कि सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. तो लगता है कि यहाँ पे आपने दरिया को कूद में बंद करने की कोशिश की है. इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें. तो अब आपके जहन में सवाल आते हैं. एक हमने पॉइंट रेफरेंस का ऑलरेडी डिस्कस किया है. when you are confronted with a phenomena that is very mysterious, so your mind is in a very different state. तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में आ भी जाती हैं. यू हैव क्वेश्चंस कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसे, और योर पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो आपको लेफ्ट साइड वाला जो दिमाग का हिस्सा है, दैट हैज़ दिस नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेक थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिबल एंड प्रेडिक्टेबल, एंड ताकि उसको समझ में आ जाए कि यार ये जो कुछ भी हुआ है क्यों हुआ है. तो कहीं आग लगी हुई है ना, तो यू हैव दिस क्यूरियोसिटी, व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी मतलब अगर धुआं कहीं नज़र आ रहा है तो व्हाट्स हैपनिंग, कि आग किस वजह से लगी है, क्यों लगी है. तो और समटाइम पीपल बिकम सो डेस्परेट के फॉर द सेक ऑफ certainty or finding clarity in what's happening, they even start fitting things. अच्छा, मतलब वो फैब्रिकेट करते हैं स्टोरी को, और वो स्टोरी को अपनी तरफ से बना के दे अज्यूम के, ओके फाइन, ये आग, धुआं निकल रहा है तो ये आग इस वजह से लगी होगी, किसी ने स्टूपिड हरकत की होगी, एंड दे मेक द होल स्टोरी आउट ऑफ द इंसिडेंट. तो आई मीन दैट exactly what tells you that we have this desperate need that even sometime we are filling up gaps because they seems logical to us, but they're not factual. They sound logical, but they're not factual. We don't have any evidence कि वाकई ऐसा हुआ है, but since they sound actual, so we assume कि okay fine, this might be what might have actually happened. वो फिर अक्सर आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. पीपल लाइक ओके फाइन, दिस इज व्हाट माइट हैव हैपेंड. लोग वेरीफाई करने के बजाय उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं. दैट इज़ वाई प्रॉब्ली वो आपको कहा गया है कि वेरीफाई करें. अगर आप वेरीफाई नहीं करें तो यू आर अमंग द लायर्स. तो जो क्यूरियोसिटी है तो ज़ाहिर इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है ना, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट नीड्स, तो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करना आपको लगता है ज़रूरी है, या उस वाले से क्यूरियोसिटी होना, उसके वाले से कुछ करना ज़रूरी है? क्यूरियोसिटी तो इंसान को किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है ना. अच्छा, हो सकता है वो चीज़ मीनिंगफुल हो सकता है मीनिंगलेस हो, राइट. तो वो किन चीज़ों पे ज़्यादा नीड्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो किन चीज़ों की क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना, उनके ऊपर ज़्यादा सोचना, और उसके फिर एवेन्यूज़ क्या हैं? हाँ, अगर इंसान को कोई नीड फुलफिल आपकी नहीं हो रही है, एंड यू फीलिंग डेस्परेट, यू नॉट अवेयर, तो नेचुरली यू वुड वांट टू नो कि यार ये क्या है. माइंड इज आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन, एंड व्हेन यू डोंट गेट एन एक्सप्लेनेशन, तो आपका जो डिफेंस साइड है वो ट्रिगर हो जाता है. व्हाई? बिकॉज अनसर्टेनिटी मीन्स कि एनीथिंग कैन हैपन, और फिर eventually your stress level actually start going up. So a feeling that you are unable to describe is many times more painful as compared to a feeling that you can actually describe, and you know this is what it is, और ये उसकी वजह जो है ये है. तो आपका आधा बल्कि 90% स्ट्रेस एकदम से नीचे आ जाता है the moment you reach an explanation. And if you are unable to describe it, so your mind is struggling very hard to get to an explanation कि why the hell I'm feeling this way. तो आपकी जो भी desperate need होगी तो वो automatically आपको your brain is going to go there. So it will be very difficult for you to stop that. तो of course self awareness becomes fundamentally necessary in this sense also. तो आपकी एक fundamental need है just to understand yourself, understand anything that is happening inside. ठीक है. Otherwise things can actually become. तो यहाँ पे जो हम क्यूरियोसिटी की बात करें, इट्स अबाउट हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, उस वाले से हम बात कर रहे हैं. उसके हवाले से ही बात कर रहे हैं, और एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग आउटसाइड. ठीक. द माइंड हैज दिस नीड टू, और ऑफन टाइम वी डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इफ यू अंडरस्टैंड दिस नीड, तो इट वुड बी बेटर फॉर अस टू होल्ड
ourselves from jumping onto a conclusion. राइट और क्योंकि अगर ये अनकॉन्शियस में ऑपरेट कर रही है तो फिर माइंड ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ स्टोरी और वो वहाँ पर इस गैप में फिट कर देता है. तो द मोर यू आर अवेयर कि हमें दिस देयर इज़ अ नीड, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, तो द मोर इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन मतलब रिमेन इन द स्टेट ऑफ क्यूरियोसिटी. अदरवाइज फिर आप कहानियाँ फिट कर दें. ठीक है, सही है. सो आई थिंक यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक जो है जो बुनियादी नीड्स हैं उनको डिस्कस कर लिए. एक डिस्कशन हमारी ऑफलाइन हो रही थी जब हम अलग से बात कर रहे थे, जिसमें हम बात करते मीन्स की और डिफरेंस बिटवीन मीन्स और नीड्स और वांट्स की. मैं चाहता हूँ ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए वो भी हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें ताकि उस वाले से कोई गलतफहमी ना रहे. अच्छा, अब अक्सर लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं मीन्स को विद नीड्स. मिसाल के तौर पर गाड़ी इज़ अ मीन्स, ठीक है. इवन गाड़ी में बैठ के किसी एक जगह पे जा रहे हैं तो आपका जो एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इट्स ऑल्सो मीन्स टू गेट समवेयर. लेट्स सपोज आप जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे आपको सैलरी मिल रही है, ऑलराइट. सैलरी इज़ ऑल्सो मीन्स टू गेट सर्टेन थिंग्स डन, ऑलराइट. फिर आप खाना खा रहे हैं, खाना इज़ ऑल्सो मीन्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स. तो इसलिए लिस्ट जो है मैंने उसको बिल्कुल उस एंड पॉइंट तक मैं लेके गया हूँ उस लिस्ट के अंदर पॉइंट्स को कि व्हाट इज़ इट एट द एंड ऑफ द डे दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग एट अ वेरी पर्सनल लेवल. राइट. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करें दैट इज़ अ मीन्स. सोने के लिए आप बिस्तर इस्तेमाल करें, बिस्तर आपका मीन्स हो गया, ठीक है. मूवमेंट के लिए आप डंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो जिम आपका मीन्स हो गया. तो जिम इज़ नॉट द नीड, ये गाड़ी इज़ नॉट द नीड, ये सैलरी इज़ नॉट द नीड, इट्स अ मीन्स टूवर्ड अचीविंग दैट नीड. अच्छा, ऑफन टाइम लोग कंफ्यूज कर देते हैं फिर कि व्हेन दे आर लाइक एग्जैक्टली नॉट श्योर कि किस नीड को वो फुलफिल करने जा रहे हैं तो मीन्स जो है वो नीड लगने लग जाती हैं. एंड ऑफन टाइम क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से ऐसी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है आपकी which is not in the capacity or that thing is not actually meant for that, but it is often time marketed also in that context. मिसाल के तौर पे गाड़ी आपके लिए एक स्टेटस सिंबल, इट्स आपकी आइडेंटिटी, यू नो कि व्हाट अदर परसीव अबाउट मी, उसमें फिर आपका जो सेंस ऑफ वर्थ है वो फिर इंक्रीज हो रहा है. तो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी इट्स नॉट सपोज टू बी फुलफिल्ड बाय दैट कार. सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेन इट्स नॉट सपोज टू बी फुलफिल्ड बाय दैट कार. यानी कि प्यास लग रही है तो इंसान पानी भी पी सकता है, शराब भी पी सकता है, लेकिन शराब इट्स नॉट द राइट वे टू फुलफिल दैट नीड. तो क्वेश्चन है कि क्या वो गाड़ी जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल नीड उस जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो आप फील कर रहे हैं इनसाइड, इज इट द राइट मीन्स टू फुलफिल दैट नीड. और अगर ये कन्फ्यूजन हो गई तो फिर इवेंचुअली आप भागते रहेंगे उस चीज़ के पीछे. जो आप बात करते हैं ना कितने सैंडविच खाओगे, हाँ प्यास बुझेगी. एग्जैक्टली. तो कितने सैंडविच खाएंगे कि आपकी प्यास बुझेगी. ठीक है, तो फिर आप सैंडविच खाते रहेंगे और आपकी प्यास बुझेगी नहीं. राइट. और फिर आप ऑफ कोर्स डेस्परेशन लेवल का फिर आपका इजाफा होता रहता है इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन योर नीड इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड. और फिर जो मार्केटर हैं वो मैनिपुलेट करते हैं आपको. मतलब द मोर यू आर अनअवेयर द मोर यू आर ससेप्टेबल टू बीइंग मैनिपुलेटेड बाय समबडी हु इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग. इवन आइसक्रीम भी जो है वो इमोशनल करके दोस्त हैं बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे हैं, तो अगर आप इफ यू फीलिंग लोनली तो आइसक्रीम खाना शुरू कर दें आप, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया उन्होंने. तो द मोर यू अंडरस्टैंड योर नीड द डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एनीबडी एल्स टू मैनिपुलेट यू. राइट. हमें चाहता है कि इसी अब हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं और हमने नीड्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, तो बात भी हमने यहीं पे शुरू की थी. मेरे ख्याल में हम इसको दोबारा से अगर एम्फसाइज करें कि क्यों इंसान को अगेन हमने क्यों उस पर इतना टाइम लगाया, क्यों एक एक नीड को हमने चाहते तो लिस्ट भी शेयर कर सकते थे खाली, लेकिन क्यों हमने इस पर इतना डिटेल में डिस्कशन किया, क्यों उसको मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फर्दर पॉइंट शेयर करें. एक तो सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको प्यास लगी तो पानी नहीं पीएंगे, सैंडविच खाएंगे तो आपकी आप खुद परेशान होंगे. तो नीड जब फुलफिल नहीं होती तो वो किसी न किसी नुकसान का बायस बनती है. मतलब यू विल फील सम काइंड ऑफ पेन, और इवेंचुअली वो पेन किसी डैमेज की वजह से हो रही है, और वो डैमेज अगर एक्सटेंड होता है तो वो इट कैन बिकम सीरियसली हार्मफुल फॉर योर ओवरऑल साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग. और ऑफन टाइम लोग मतलब मिसाल के तौर पे मैं सैंडविच खाए जा रहा हूँ प्याज बुझाने के लिए, तो इवन मतलब मेरा जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो होपलेसनेस उसको कहते हैं. मतलब मुसलमान के लिए अलाउड नहीं है वो होपलेस हो जाए. तो बट अगर मैं सैंडविच खाता रहूँ और मैं ये इस गलती को रियलाइज़ ना करूँ तो मेरी मतलब आई कैन गेट क्लोज टू दैट पॉइंट जहाँ पे मैं मायूस होना शुरू हो जाऊँ कि यार मेरी नीड फुलफिल होगी नहीं, आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड. लेकिन जो सैंडविच बेच रहा है वो तो यही चाहेगा कि सैंडविच खाते रहे आपको ना पता चले. एग्जैक्टली. दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चारों तरफ जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं चीज़ें आपको, तो दे वांट कि आप कंफ्यूज रहें
और या अगर कन्फ्यूजन अगर आपकी है अपने लेवल पे तो वो दैट इज़ एन एडवांटेज फॉर देम। राइट। ठीक है, तो और फिर ऑफ कोर्स यू कीप बाइंग स्टफ और यू कीप डूइंग स्टफ जो टेम्प्रेरी डिस्ट्रैक्शन आपको दे देती है। और मिसाल के तौर पे आपको ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत थी आपकी बॉडी को, आप जो डोपामाइन के चक्कर में भाग रहे हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन कम्स फ्रॉम वर्कआउट एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन मिसाल के तौर पे वगैरह वगैरह। If you are 50 plus and if you have grandchildren, spending time with grandchildren will actually boost your oxytocin level. But some marketer will say this is something that will help you boost your dopamine, and that dopamine will give you a temporary feeling. और आपको लगेगा कि आप थोड़ी देर के लिए, तो लोगों को जो एडिक्शन होती है वो इसी वजह से होती है प्राइमरीली। एक नीड है, फुलफिल नहीं हो रही, कोई चोट लगी हुई है, फुलफिल नहीं हो रही, उसकी तकलीफ हो रही है आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, एंड subsequently you become addicted to different things. Why? Because that is giving you temporary relief. और बहुत सारी एडिक्शन अनफॉर्चुनेटली आर लीगली अवेलेबल। शुगर मिसाल के तौर पे, जंक फूड, शुगर इज़ हाईली एडिक्टिव, कैफीन इज़ वेरी मच एडिक्टिव। फिर सोशल मीडिया, गेम्स, योर फोन्स आर डिज़ाइन टू बी एडिक्टिव स्पेसिफिकली। तो मैंने एक थोड़ी कैलकुलेशन की तो इट टर्न्स आउट कि लिटरली जो इंडस्ट्री एडिक्शन को इस्तेमाल करिए कॉन्शियसली डेलिबरेटली, दैट इज़ वर्थ राइट नाउ $4-5 trillion ग्लोबली। मतलब इसमें सारा आईटी का सेक्टर ले लें, ठीक है, इसमें आप जंक फूड इंडस्ट्री ले लें, फार्मास्यूटिकल भी ले लें। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो ट्राई टू गिव यू मेडिसिन जो आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें, डिपेंडेंट बन जाए बहुत, और आपका परमानेंट मसला हल नहीं हो। तो इंडस्ट्री वॉन्ट्स यू टू रिमेन इन दैट स्टेट, बिकॉज अदरवाइज यू आर अ वेरी बैड कस्टमर। बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि आपको पानी पीना है, सैंडविच नहीं खाना है, तो आप एक सर्टेन फाइनाइट क्वांटिटी में ही लेंगे और इवेंचुअली उसके बाद आप परचेज नहीं करेंगे। राइट। सो यानी अगर नीड्स इंसान को पता होंगी तो एक तो ये कि सो लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ। वो एक मीनिंगलेस रेस में नहीं फंसेगा कि ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। और दूसरा है कि उसको अगर अपनी करेक्ट सोर्स पता चलेगी क्यों बेचैनी महसूस कर रहा है, इस तरह महसूस कर रहा है, तो उसको सही से फिर वो सही तरीके से एड्रेस कर पाएगा। सो एनी फर्दर पॉइंट्स दैट यू वांट टू डिस्कस इन दिस सेशन जो हमारी डिस्कशन से मुताल्लिक हैं? अब इसमें आई थिंक जो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा कि अगर हम किसी स्टेट में फंस गए हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी या मतलब फाइट फ्लाइट या फ्रीज, इन दोनों में कहीं फंस गए हैं तो व्हाट शुड वी डू? या फिर अगर हम एक सर्टेन रूटीन में फंसे हुए हैं तो व्हाट वी शुड डू? या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो ये एडिक्शन है, एडिक्शन को थोड़ा सा भी हमने डिस्कस किया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए? अब पोर्नोग्राफी की एडिक्शन की अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, नन ऑफ देम टॉक्स अबाउट कि भाई इट्स बेसिकली अ मैकेनिज्म टू नंब सम पेन है। तो वो पेन क्या है, दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड ना। आप उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते रहें कि भाई ये देखें पोर्नोग्राफी से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, तो आप बेसिकली जो थिंकिंग ब्रेन है उसको तो एंगेज कर लिया आपने, और वो बंदा शायद एग्री भी कर ले, and often time people are very much interested to leave this, but since वो एक unconscious need fulfill कर रही है और you don't understand what the need is, तो आपकी instinctual side keep pushing you, because instinctual side का जो muscle power है it is very strong। उसको एक चीज़ समझ में आ जाए तो it holds it और फिर वो छोड़ती नहीं है until unless you provide something else to fulfill that need। तो जितनी भी addictions हैं अनफॉर्चुनेटली ये वाली डायमेंशन इज़ नॉट डिस्कस्ड। जो टिपिकली जितने भी मैंने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बात करते हुए देखा है एडिक्शन के मसले पे, तो वो इस मसले को हाईलाइट नहीं करते। तो एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे आप फ्रीज मोड में स्टक हुए हैं, ओवर रिएक्टिविटी, एंगर इश्यूज हैं तो आप फाइट मोड के अंदर हैं, तो ये नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हुआ है आपका। तो इफ़ यू फाइंड प्रॉपर मीन्स टू ब्रिंग इट टू नॉर्मलाइजेशन देन सब्सिक्वेंटली वो फिर आपका मसला है। आई थिंक बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपने बताया कि इंसान का अगर नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है या फाइट फ्लाइट फ्रीज या इवन फोन में वो स्टक है, तो उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन इंसान को जनरली क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो वो कहीं और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है या परेशान रहता है। तो आई थिंक यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को, आज के सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में हम इन्हीं टॉपिक्स पे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि एक एक टॉपिक को फर्दर पिक करके उस पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे
जो एक आम आदमी के लिए हेल्पफुल है, ताकि वो उन मसाइल से बाहर निकल के सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। सो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर उमर जावेद कि उन्होंने टाइम निकाला और हमने नीड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कशंस की। इंशाल्लाह इस सिलसिला डॉक्टर उमर जावेद के साथ आगे भी जारी रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।